हेलो एवरीवन, वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। और आज हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। गाइस, लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम देखेंगे क्लोज टेस्ट क्या होता है। तो बात करें अगर क्लोज टेस्ट की, यहाँ पर जैसे आपको लेफ्ट साइड में एक पैसेज दिखाई दे रहा है ब्लैक में। अब देखिए इस पैसेज में यहाँ ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ से एक वर्ड एडिट कर दिया गया है और यहाँ लिख दिया है 1। फिर पैसेज से यहाँ से एक वर्ड एडिट मतलब हटा दिया गया है और उसके जगह पर लिख दिया है 2। यहाँ से थर्ड वर्ड एडिट किया है और यहाँ पर लिख दिया है 3। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी ब्लैंक्स में नंबरिंग कर दी गई है और हर नंबर मतलब हर ब्लैंक के अगेंस्ट आपके पास 5-5 ऑप्शन है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 1 लिखा है, 5 ऑप्शन है। तो ये जो फर्स्ट ब्लैंक है, फर्स्ट ब्लैंक के लिए, जो सेकंड वाला ब्लैंक है, सेकंड ब्लैंक के लिए सेकंड क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस है। तो इन 5 ऑप्शंस में से आपको बताना होता है कि कौन सा वर्ड है जो यहाँ से एडिट कर दिया गया है या कौन सा वर्ड है जो इस लाइन में बिल्कुल फिट करेगा इस 5 में से। फिर सेकंड के लिए बताना है कि सेकंड क्वेश्चन में से इन जो 5 ऑप्शंस है, इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर फिट होगा। इस तरीके से क्लोज टेस्ट हमें सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। फर्स्ट टिप कहती है, रीड द एंटायर पैसेज टू गेट अ रफ आइडिया अबाउट द ओवरऑल थीम एंड डायरेक्शन ऑफ द पैसेज। मतलब कि आप जब भी क्लोज टेस्ट सॉल्व करने जाए तो आपको कंप्लीट पैसेज को पढ़ना होता है। अब पैसेज पढ़ने से क्या होगा, पैसेज पढ़ने से आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके का पैसेज है। और जब हमें समझ में आ जाए किस तरीके का पैसेज है ना, वंस द थीम इज क्लियर योर जॉब बिकम्स वेरी इजियर। आसानी से आप वर्ड सिलेक्ट कर पाओगे। आपको डायरेक्शन समझ में आ जाती है कि किस डायरेक्शन का पैसेज है, किस तरीके की बात की जा रही है। अब यहाँ पर कहा गया है कि रीड दी एंटायर पैसेज, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पैसेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा पैसेज आता है, तब क्या करेंगे, तो एटलीस्ट आप 7 to 8 लाइन्स भी पैसेज की पढ़ लेते हो। मतलब स्टार्टिंग की 7 to 8 लाइंस भी अगर पढ़ लेते हो तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि पैसेज की थीम क्या है, किस तरीके का है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पैसेज बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है एंड इतना बड़ा पैसेज पढ़ना है देन सॉल्व करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, बिकॉज टाइमर भी तो लगा होता है, टाइमर के साथ सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए अगर पैसेज बहुत बड़ा है तो आप एटलीस्ट स्टार्टिंग की 7 to 8 लाइंस भी रीड कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि किस तरीके का पैसेज है। अगर स्टार्टिंग से नहीं समझ में आ रहा है तो 7 to 8 स्टार्टिंग की पढ़ लो, फिर 7 to 8 या 3 से 4 लाइन्स आप मिडल ऑफ द पैसेज की पढ़ सकते हो एंड 3 to 4 लाइन्स आप एंड ऑफ द पैसेज की पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको थीम के बारे में, पैसेज के बारे में समझ में आ जाता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें, अंडरस्टैंड द टोन ऑफ डिस्कशन। अब डिस्कशन का टोन, इसका मतलब क्या है कि पैसेज की टोन क्या है ये समझना होता है हमें, है ना। तो ये इजी कर देता है हमें वर्ड सेलेक्ट करने में। अब टोन पॉजिटिव भी हो सकती है, टोन नेगेटिव भी हो सकती है ना। अगर बात करें पॉजिटिव मतलब कोई अच्छी चीज, कोई सक्सेस के बारे में, कोई अच्छी स्कीम आई है, कोई बहुत बड़ा कुछ हुआ है देश में, तो उस तरीके की हो सकता है पैसेज, उस तरीके का। और नेगेटिव बोले तो ऐसा कुछ कोई बुरी चीज हो गई है, जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया था तो ये नेगेटिव टाइप का है। तो कोरोना वायरस आने से क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या लॉस हुए, किस तरीके से लोगों की नौकरी गई, इस तरीके का भी हो सकता है। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये टोन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उस तरीके के ही वर्ड्स उस पैसेज में फिट होंगे, है ना। पैसेज जो है ये इकोनॉमिकल भी हो सकता है, पैसेज जो है ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, पैसेज जो है ये एनवायरमेंट बेस्ड भी हो सकता है। एनवायरमेंट पे बेस्ड मतलब कि पोल्यूशन पे बेस्ड हो सकता है एंड किसी प्लांट स्पीशीज पर, फ्लोरा फोना पे बेस्ड हो सकता है। पैसेज जो है ये ह्यूमरस भी हो सकता है। ह्यूमरस मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो लिखा गया होता है, बहुत अच्छी चीजें। और ये जो पैसेज होगा ये इमोशनल भी हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, किसी इवेंट के बारे में बात की जा रही है, इस तरीके का भी हो सकता है। तो आपको टोन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा हेल्प होती है अगर आपको पैसेज की टोन समझ में आ जाए। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है,
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ट्रिक क्या कहती है, यूज एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये कह सकते हैं कि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि आपके पास जैसे मैंने बताया A B C D and E 5 ऑप्शंस होंगे हर एक ब्लैंक के लिए। तो इन 5 ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन जो इररिलेवेंट है, ऐसे ऑप्शन जिनका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ऑप्शन जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, पैसेज कुछ और बोल रहा है और वर्ड्स कहीं और के आ गए, पैसेज एनवायरनमेंट पे बेस्ड है और जो वर्ड है वो रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और समथिंग एल्स है, तो वो उस वर्ड को हम क्या करेंगे, बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। ऐसा वर्ड जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसे भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। फिर अगर मेरे पास 3 ऑप्शन बचे तो अब मैं इन 3 ऑप्शंस में से गेस करूंगी कि मेरा आंसर क्या होगा। ओके, अब बचे हुए 3 ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। या कभी कभी होता है कि 3 ऑप्शंस हो जाते हैं रिजेक्ट, है ना, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं एंड बचे हुए 2 में से हमें देखना पड़ता है कि कौन सा हमारा आंसर होगा या कौन सा वर्ड उस ब्लैंक में फिट होगा। तो इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि रादर देन 5 में से सिलेक्ट करो, 2 या 3 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना ज्यादा इजी हो जाता है। देन बात करें नेक्स्ट टिप की, तो नेक्स्ट टिप कहती है टेक हेल्प ऑफ प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये एक लाइन है और इस लाइन में ये ब्लैंक है यहाँ पर, ओके, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है अ, ओके, ये पूरी लाइन है और यहाँ अ और यहाँ पर ब्लैंक है। तो इस अ की हेल्प से मैं समझ जाऊंगी कि इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा ऑप्शन में से, क्योंकि हमें पता है कि ए जो होता है ये एक आर्टिकल होता है, ए और एन, और ए हमेशा आता है कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के पहले, ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से साउंड करते हैं, एंड एन हमेशा वोवेल साउंडिंग वर्ड्स के पहले आता है। वोवेल की बात करें तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू, है ना। जैसे अगर यहाँ पर अ है तो यहाँ पर अ बॉय आ सकता है, अ गर्ल आ सकता है, अ टीचर आ सकता है। इस तरीके से कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स आएंगे जो एस से शुरू हो, जो वी से शुरू हो, इस तरीके के। लेकिन अगर एन की बात करें तो अगर यहाँ पर एन है और यहाँ पर ब्लैंक है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एन है, मतलब कि यहाँ जो वर्ड आएगा ये हमेशा कैसा आएगा, वोवेल से जो साउंड करेगा। अब वोवेल साउंडिंग वर्ड्स अगर मेरे ऑप्शंस है, सपोज मेरे पास 5 ऑप्शंस है और 5 ऑप्शंस में से मैंने देखा, है ना, ए बी सी डी एंड ई, और 5 ऑप्शन में से ये जो 2 ऑप्शन है ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग है, ओके, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, और ये ही सिर्फ 3 वोवेल है। तो मैं तो इनको ऐसे देखते से ही, जैसे ही मैंने देखा कि ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग है, मैंने इन्हें एलिमिनेट कर दिया, और बचे हुए जो 3 है जो वोवेल साउंडिंग कर रहे हैं, जो वोवेल साउंडिंग है, इन्हीं में से मैं अब सिलेक्ट करूंगी अपना आंसर। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टेक हेल्प ऑफ प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स की तो बात कर ली हमने, लेकिन प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड जो पोजीशन बताते हैं, या कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस भी होते हैं। जैसे बात करें बीवेयर, देखा होगा आपने, बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है। अगर बात करें अवेयर तो अवेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है। अगर बात करें डिफरेंट तो डिफरेंट के बाद हमेशा क्या आता है, डिफरेंट फ्रॉम, इस तरीके से आता है ना। अगर बात करें कोप तो कोप के बाद हमेशा प्रीपोजिशन विथ ही आता है। तो ये जो है इन वर्ड्स के साथ ये जो प्रीपोजिशन है ये फिक्स्ड है कि बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ ही आना है, कुछ और नहीं आएगा। कोप के साथ हमेशा विथ ही आना है, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम ही आता है, या डिफरेंट के साथ कभी कभी टू भी आ जाता है। तो या तो फ्रॉम आएगा या तो टू आएगा, लेकिन और कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकती, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो होती है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है यहाँ पर और यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ, तो इस ऑफ से मैं गेस कर सकती हूँ कि इसके पहले जो वर्ड आएगा वो इस प्रीपोजिशन के साथ फिट होना चाहिए, इस प्रीपोजिशन के साथ मैच होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशन की भी हेल्प ले सकते हैं जहां पॉसिबल हो। देन नेक्स्ट अगर बात करें, लुक एट व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। तो ये ट्रिक क्या कहती है, जैसे अब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट में कि
एंटायर पैसेज तो पढ़ना होता है, लेकिन पैसेज जब बहुत ज्यादा बड़ा होता है और टाइम कम होता है हमारे पास, तो पूरा हम कंप्लीट पैसेज नहीं पढ़ पाते। तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग की कुछ लाइंस पढ़ सकते हो और एंड की कुछ लाइन। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहता है, लुक एट व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, कि जब भी हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जिस लाइन में ब्लैंक है ना उसी लाइन को हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं और फुल स्टॉप तक पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जिस लाइन में ब्लैंक है जस्ट सिर्फ और सिर्फ उस लाइन को पढ़ के हमें समझ में नहीं आता कि इस ब्लैंक में क्या फिट होगा। तो हो सकता है कि इसके ऊपर वाली कुछ लाइंस पढ़नी पड़े या तो इसके बाद वाली लाइंस भी पढ़नी पड़े, तब जाके मीनिंग क्लियर होता है कि इस ब्लैंक में क्या फिट होगा। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी हेल्प से हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन सॉल्व आवर पैसेज। तो देखते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग की कुछ लाइंस पढ़ के देखेंगे कि पैसेज की थीम क्या है, किस तरीके का पैसेज है। अ डिकेड अगो अ फाइनेंशियल क्राइसिस डैश बैंकॉक, हमें समझ में आ गया कि एक डिकेड पहले, 10 सालों पहले की बात की जा रही है, ऐसा हुआ था। मतलब हमें यहाँ समझ में आ गया कि पैसेज जो है ये पास्ट में है, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है। During the next 15 months, it swept dash Jakarta, कुआलालंपुर, हांगकांग एंड सियोल। क्या हुआ, बैंकॉक में आया और कुछ दिनों बाद वो इन सारी प्लेसेस में भी चला गया, बहते हुए, है ना, सॉरी बहते हुए नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, नॉट फ्लड, ठीक है। मतलब बैंकॉक में आया और फिर धीरे धीरे जकार्ता, कुआलालंपुर और हांगकांग से होते हुए सियोल में भी चला गया। फिर बोला जा रहा है एज एशियन कंट्रीज borrowed and spent beyond their means, मतलब कि जितनी उनकी हैसियत नहीं थी उससे भी ज्यादा उन्होंने बोरो कर लिया और खर्च कर दिए। डैश ऑफ 1000 लॉस्ट देयर जॉब, मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, समझ में आ रहा है। डैश हाफ बिल्ड बिल्डिंग्स थ्रू आउट एशियन सिटीज, हाफ बिल्ड बिल्डिंग्स मतलब शायद ऐसा हो रहा है कि जॉब चली गई, आधी आधी बनी बिल्डिंग्स भी छोड़ के चले गए, शायद काम वाले होंगे जो चले गए, क्योंकि पैसा ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, तो कहाँ से चीजें आएंगी। Throughout Asian cities, dash as reminders of shattered hopes of not only distinguished entrepreneurs but also dash worker, मतलब कि बड़े बड़े लोग ही नहीं बल्कि नॉर्मल वर्कर भी शायद परेशान, इस तरीके का कुछ कहा जा रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि इस पैसेज की जो टोन है वो नेगेटिव टाइप की है, एंड ये जो पैसेज है ये पास्ट में है, पास्ट टेंस में है कि ऐसा हुआ था, है ना, ये सारी चीजें। तो अब हम चेक करते हैं फर्स्ट ब्लैंक के लिए। तो हमें यहाँ पर हमने कुछ लाइंस पढ़ी और हमें समझ में आ गई इस पैसेज की थीम। अब हम एक एक ब्लैंक के लिए देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व मतलब ऑप्शंस देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर, हम इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ तक पढ़ेंगे। अ डिकेड अगो अ फाइनेंशियल क्राइसिस डैश बैंकॉक, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस बैंकॉक में आया था, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अकर्ड, क्या ये अकर्ड हो सकता है यहाँ पर, है ना, होना तो पास्ट टेंस ही है यहाँ पर, है ना, कि वर्ड जो आएगा वो पास्ट वाला ही आएगा क्योंकि डिकेड एगो की बात की जा रही है। तो अकर्ड आएगा क्या, अकर्ड फाइनेंशियल क्राइसिस, अकर्ड बैंकॉक। सपोज अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन इन होता, अकर्ड इन अगर होता तो ये सही होता, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं फिट हो रहा है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे हिट बैंकॉक, बैंकॉक को हिट कर दिया, मतलब ही यही होता है कि बैंकॉक में आया था अचानक से, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन अभी हम बचे हुए ऑप्शंस को भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें ये सही लग रहा है तो हम इसे ही मार्क कर देंगे, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन नीचे कहीं हमें मिल जाए। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें जितने भी ऑप्शन गिवन है वो सारे के सारे एक बार चेक करने होते हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग, तो स्ट्राइकिंग को मैं यहीं पर खारिज कर दूंगी, बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने बोला ये पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, और जो वर्ड होगा वो पास्ट वाला ही होगा, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आ ही नहीं सकती। देन नेक्स्ट है फ्यूएल्ड, फ्यूल मतलब क्या होता है, किसी चीज को फ्यूल जो होता है ये फ्यूल किस लिए यूज किया जाता है, जैसे केरोसिन एंड कोल जो होता है ये किस लिए, किसी चीज में आग लगाने के लिए, है ना, किसी चीज को भड़काने के लिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सफर्ड, अ डिकेड अगो अ फाइनेंशियल क्राइसिस सफर्ड बैंकॉक, अब यहाँ पर सफर्ड मतलब बोला है कि डिकेड एगो फाइनेंशियल क्राइसिस बैंकॉक में आया था, क्योंकि आगे बोला जा रहा है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 मंथ्स, फिर वो यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो मतलब कि सफर्ड भी सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर फर्स्ट ब्लैंक।
तो हमारे फर्स्ट ब्लैंक के लिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि हीट। ओके, देन ड्यूरिंग, फिर देखते हैं यहां से अब हम कहां तक पढ़ेंगे, फुल स्टॉप जहां तक है। ओके, कंप्लीट लाइन पढ़नी होती है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 months इट स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब क्या होता है, ये स्वीप का पास्ट टेंस होता है, स्वीप का, और इसका मतलब होता है बह के जाना, है ना, मतलब कि फ्लो, यहाँ आया फिर यहाँ से, जैसे कि कोरोना वायरस है ना, यहाँ पर आया, चाइना में आया, फिर चाइना से वहां आया, फिर वहां से धीरे धीरे इस तरीके से फ्लो बढ़ता रहा। तो नेक्स्ट 15 month इट स्वेप्ट डैश जकार्ता, फिर वहां से कुआलालंपुर, फिर हांगकांग, हांगकांग से फिर सियोल आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे स्वेप्ट, इट स्वेप्ट, इन आएगा क्या, इन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सिर्फ जकार्ता होगा इट स्वेप्ट इन, तो यहाँ पर इन आ सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जकार्ता की बात नहीं की जा रही, इसलिए ये गलत। फिर अपवर्ड, ये अपवर्ड तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, कोई लेना देना ही नहीं है इस लाइन से या इस पैसेज से। फॉरवर्ड भी यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं होगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। फिर फ्रॉम, इट स्वेप्ट फ्रॉम जकार्ता कुआलालंपुर, तो ये शायद हो सकता है, लेकिन अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे। एंड इट स्वेप्ट थ्रू, फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, है ना, तो ये जकार्ता से नहीं, ये बैंकॉक से होते हुए जकार्ता में आया था, है ना, तो बैंकॉक से होते हुए, तो यहाँ जकार्ता से नहीं, बैंकॉक से होते हुए, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन थ्रू, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थ्रू जकार्ता। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां से हम पढ़ेंगे, एज एशियन कंट्रीज बोरोड एंड स्पेंट बियॉन्ड देयर मीन्स, डैश ऑफ थाउजेंड्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, है ना, डैश ऑफ थाउजेंड्स मतलब थाउजेंड का कुछ कहा जा रहा है, पता नहीं क्या है, ऑप्शन में देखेंगे। लॉस्ट देयर जॉब्स डैश, डैश हाफ बिल्ड, बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ है, बिल्डिंग को छोड़ के चले गए या कुछ इस तरीके से। थ्रू आउट एशियन सिटीज, डैश एज रिमाइंडर, कुछ था जो रिमाइंडर की तरह, एज रिमाइंडर्स ऑफ शैटर्ड होप्स, है ना, कि जो शैटर्ड होप, जो निराशा, जो वहां पर नेगेटिविटी फैल गई थी, उसे दिखा रहा था, किसकी, नॉट ओनली डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योर्स, सॉरी एंटरप्रेन्योर्स, बट ऑल्सो डैश वर्कर, मतलब बड़े बड़े डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं, बट ऑल्सो डैश वर्कर, डैश वर्कर मतलब नॉर्मल वर्कर, है ना, मतलब इसका मीनिंग है कि बड़े बड़े लोग ही नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था, एज सिमिलर टू कोरोना वायरस। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, एज एशियन कंट्रीज, हमने देखो यहाँ पर फुल स्टॉप यहाँ था, इसलिए हमें यहाँ तक पढ़ना पड़ा, क्योंकि जब तक हम पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ते, हमें आइडिया नहीं मिलता कि क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, एज एशियन कंट्रीज बोरोड एंड स्पेंड बियॉन्ड देयर मीन्स, डैश ऑफ थाउजेंड्स, अब चेक कर लेते हैं, डैश टेंस ऑफ थाउजेंड, अब मुझे नहीं पता टेंस ऑफ थाउजेंड, तो मैं, चलो देखते हैं इस ऑप्शन को बाद में, पहले चेक कर लेंगे बाकी सारे ऑप्शंस। देन फ्यू, फ्यू हो सकता है यहाँ पर, फ्यू ऑफ थाउजेंड्स लॉस्ट देयर जॉब्स, ऐसा तो कुछ यूज नहीं किया जाता, ऐसा कोई फ्रेज भी नहीं है। देन अप्रोक्सीमेट ऑफ थाउजेंड, अप्रोक्सीमेट ऑफ थाउजेंड, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा होता अप्रोक्सीमेटली 1000 पीपल लॉस्ट देयर जॉब तो सही हो पाता, तो ग्रामेटिकली। सेवरल ऑफ थाउजेंड्स, थाउजेंड का सेवरल्स, नहीं ये भी गलत लग रहा है। एंड लाइव्स ऑफ थाउजेंड लॉस्ट देयर जॉब, नहीं ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेंस ऑफ थाउजेंड। और ये जो टेंस ऑफ थाउजेंड है गाइज, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा अमाउंट बताना होता है ना हमें, है ना, बहुत ज्यादा नंबर बताने होते किसी चीज के, तब हम यूज करते हैं इस फ्रेज को, टेंस ऑफ थाउजेंड। ये टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब 20,000 से लेके तो 1 लाख के बीच में जो कुछ वैल्यू होती है उसे भी हम कहते हैं टेंस ऑफ थाउजेंड। ओके, तो टेंस ऑफ थाउजेंड लॉस्ट देयर जॉब, डैश हाफ बिल्ट बिल्डिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में, तो हम कहा थे, फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, लॉस्ट देयर जॉब्स डैश हाफ बिल्ट बिल्डिंग्स थ्रू आउट एशियन सिटीज, आधी आधी बनी बिल्डिंग्स थ्रू आउट एशियन सिटी। देखते हैं क्या, डेंस, डेंस मतलब क्या होता है, और डेंस मतलब बहुत ज्यादा थिक, है ना, डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं ना, ऐसा फॉरेस्ट जो बहुत ज्यादा थिक है, घना जंगल जो बहुत ज्यादा प्लांट्स ट्रीज से भरा हुआ है। तो डेंस ऑफ डेंस हाफ बिल्ट बिल्डिंग्स, ये तो बिल्कुल गलत है। हॉन्टेड, हॉन्टेड तो मूवी देखी होगी आपने, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, हॉन्टेड हाफ बिल्ट बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं।
एबेंडेंड, एबेंडेंड का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के चले जाना, है ना, छोड़ देना, खाली कर देना। तो ये शायद हो सकता है एबेंडेंड हाफ बिल्ड बिल्डिंग्स, आधी आधी बनी बिल्डिंग को छोड़ के ही चले गए वर्कर्स, क्योंकि पैसा ही नहीं है ना, चीजें ही नहीं आ रही, मटेरियल ही नहीं आ रहा, तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। बरीड, बरीड मतलब किसी चीज को दफनाना, तो यहाँ पर ये बिल्कुल फिट नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। वेकेट, वेकेट मतलब अगेन होता है खाली करना, तो आधी आधी बनी बिल्डिंग्स को खाली करके चले गए। अब मेरे पास कौन से ऑप्शन है, दो, एबेंडेंड और सेकंड जो ऑप्शन है वो है वेकेट। तो अब मुझे देखना है, अब मैं देख पा रही हूँ कि ये जो एबेंडेंड है अपनी थर्ड फॉर्म में है या अपनी सेकंड, मतलब कि बोल सकते हैं ये पास्ट फॉर्म में, एंड वेकेट जो है ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में, मतलब कि ये प्रेजेंट फॉर्म में। लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये तो पास्ट की बात की जा रही है कि छोड़ के चले गए थे, तो इसीलिए ये वेकेट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड बचा हुआ जो ऑप्शन है वो है एबेंडेंड। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा एबेंडेंड हाफ बिल्ट बिल्डिंग्स थ्रू आउट एशियन सिटीज डैश एज रिमाइंडर्स ऑफ शैटर्ड होप्स of not only distinguished entrepreneurs but also dash workers। तो यहाँ पर देखते हैं 5 में क्या होगा, seen as reminders, देखा गया था, रिमाइंडर की तरह दिख रहे थे, शायद हो सकता है, चलो देखते हैं, शायद हो सकता है। पॉइंटेड एज रिमाइंडर्स ऑफ शैटर्ड होप, पॉइंटेड, कोई पॉइंट कर रहा था, नहीं कोई पॉइंट नहीं कर रहा था, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। शोड, कोई दिखा रहा था क्या, कोई दिखाने वाला तो नहीं था, वो तो सारी चीजें अपने आप दिख रही थी। स्टूड एज रिमाइंडर, स्टूड मतलब इस तरीके से हमें दिख रहा था, शायद ये भी हो सकता है ना, मतलब आधी आधी बनी बिल्डिंग, ये सारी चीजें ऐसी थी कि हमें दिख रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा निराशा फैल चुकी है, नेगेटिविटी, सारे लोग परेशान है, इस तरीके से। एंड फॉरगॉटन, तो ये वर्ड भी यहाँ पर फॉरगॉटन, तो बिल्कुल फॉरगॉटन एज रिमाइंडर्स ऑफ शैटर्ड होप बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सीन या स्टूड। तो ये जो बिल्डिंग्स है ये दिख नहीं रही थी, है ना, ऐसी खड़ी हुई थी, मतलब एज अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी हमें दिख रहा था, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, स्टूड, ना कि सीन। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करें सिक्स्थ ऑप्शन की, तो क्या कहा जा रहा है, ऑफ नॉट ओनली डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योर्स बट ऑल्सो डैश वर्कर। और यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं कि जब भी नॉट ओनली आएगा आगे हमेशा बट ऑल्सो आना चाहिए। अगर नॉट ओनली आ रहा है और यहाँ सिर्फ बट है तो गलत हो जाता है, नॉट ओनली के साथ कंप्लीट ये बट ऑल्सो कंजंक्शन आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग बट ऑल्सो डैश वर्कर, तो मतलब कि यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी, और ये जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाता है तो कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात की जाती है। तो जैसे डिस्टिंग्विश एंटरप्रेन्योर मतलब जाने माने बड़े बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि कैसे, डैश वर्कर। अब देखते हैं अनडिजर्विंग वर्कर, अब यहाँ अनडिजर्विंग और डिजर्विंग की बात ही नहीं की जा रही है, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लोगों की बात की जा रही है, नॉर्मल वर्कर्स। इनकॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जो कम्पीट नहीं कर सकते, जिनमें स्किल नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रीडी वर्कर्स, यहाँ ग्रीड की, लालच की तो कोई बात ही नहीं है। चीप वर्कर्स, नो बिल्कुल नहीं, मतलब क्या होगा, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल वर्कर्स। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि ऑर्डिनरी नॉर्मल वर्कर्स भी परेशान थे। नेक्स्ट है एशिया, अब यहाँ से हम लोग रीड करेंगे यहाँ तक, है ना, ये एच कैपिटल है, यहाँ पर फुल स्टॉप है जो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो एशिया, अब क्या बोला जा रहा है, एशिया हैज कम अ लॉन्ग वे ड्यूरिंग द पास्ट 10 years। अब बात की जा रही है प्रेजेंट की, कि इन 10 सालों में एशिया ने बहुत ज्यादा रिकवर कर लिया है। अब जो वास्ट इकोनॉमिक इम्बैलेंस आ गया था, क्यों आया था, ये फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस आया था, नो लॉन्गर क्या होगा, अब वो नहीं है ना। इन 10 सालों में एशिया ने बहुत सारी चीजें रिकवर मतलब कर ली है, और अब जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस था वो अब नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं इसके लिए भी ऑप्शंस क्या होंगे। तो इस 7th ऑप्शन के लिए हमें करना है। ओके, तो 7 के लिए नो लॉन्गर सीन, अब नहीं देखा जाता, शायद हो सकता है। नो लॉन्गर वैलिड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नो लॉन्गर एग्जिस्ट, की अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी हो सकता है। नो लॉन्गर प्रेजेंट, वास्ट इकोनॉमिक इम्बैलेंस नो लॉन्गर प्रेजेंट, नहीं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रहा है। अगर ऐसा होता वास्ट इकोनॉमिक इम्बैलेंस इज नॉट प्रेजेंट, इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, इस तरीके से होता तो सही होता। यहाँ पर इज भी नहीं है, मतलब कि ये भी ग्रामेटिकली सही नहीं जा रहा, तो ये भी, और देयर, नो लॉन्गर देयर, वास्ट इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस नो लॉन्गर देयर,
नो लॉन्गर आर देयर, आर अगर होता शायद तो भी सही हो जाता, तो मतलब ये भी फिट नहीं हो रहा। तो नो लॉन्गर सीन या नो लॉन्गर एग्जिस्ट, देखा नहीं जाता, ऐसा नहीं होगा, नो लॉन्गर एग्जिस्ट कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, देन नेक्स्ट बात करें 8th, यहां से हम कहां तक रीड करेंगे, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा फुल स्टॉप तक। तो यहाँ पर देखिए, however market crashes are dash even today। however मतलब however यहाँ पर बोल दिया है, इसका मतलब यही है कि ऊपर जो बात बोली गई है उसकी कुछ अपोजिट ही बात बोली जा रही है। कि ऊपर क्या बोला था कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मार्केट क्रैशेस आर डैश इवन टुडे, मतलब शायद मार्केट क्रैशेस कभी कभी हो सकते हैं। एंड एशियाज बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी टू डैश विथ, यहाँ देखिए विथ आ गया है, एंड इस विथ से हम शायद गेस कर सकते हैं कि यहाँ वर्ड क्या आएगा। विथ एनी फ्यूचर क्राइसिस इज टू बिल्ड डैश फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। तो यहाँ देखेंगे हाउएवर मार्केट क्रैशेस आर डैश इवन टुडे, तो देखते हैं अंडरटेकन इवन टुडे, अंडरटेक किए जाते हैं नहीं। मार्केट क्रैशेस आर पॉसिबल इवन टुडे, बिल्कुल हो सकता है। थ्रेट, डर है नहीं, थ्रेटनिंग मतलब डरावना, तो यहाँ डर की तो ऐसी कोई बात नहीं है। रियलिटी, रियलिटी इवन टुडे नहीं। कैपेबल, कैपेबल तो इंसान के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा पॉसिबल। कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मार्केट क्रैशेस कभी कभी यहाँ पर हो सकते हैं। एंड एशियाज बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी टू डैश विथ एनी फ्यूचर क्राइसिस, यहाँ पर देखेंगे कोप विथ, और अभी हमने देखा था विथ है, और विथ के साथ ये कोप विथ बिल्कुल फिट होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। कॉम्बैट विथ एनी फ्यूचर क्राइसिस, कॉम्बैट के साथ विथ तो नहीं आता है, टू कॉम्बैट एनी फ्यूचर क्राइसिस, है ना, तो ये नहीं होगा। जस्टिफाई भी बिल्कुल नहीं होगा। देन नेक्स्ट है एवर्ट, एवर्ट मतलब होता है टर्न कर लेना, ठीक है, टर्न करना, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। टर्न अवे होता है, अकोमोडेट मतलब किसी चीज को ऑक्यूपाई करना, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कोप विथ। और कोप विथ मतलब होता है किसी चीज से डील करना, है ना, कि फ्यूचर क्राइसिस से हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसे मैनेज करेंगे। देन नेक्स्ट इज टू बिल्ड डैश फाइनेंशियल सिस्टम, कि फ्यूचर में कोई भी अगर क्राइसिस आता है तो उससे हम डील करने के लिए कैसा फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड करेंगे। परफेक्टली फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, ये फाइनेंशियल सिस्टम को हम एक ही मानेंगे यहाँ पर, तो फाइनेंशियल सिस्टम के पहले यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आएगा, तो परफेक्टली तो नहीं होगा। पॉपुलर फाइनेंशियल सिस्टम, क्राइसिस को, किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए पॉपुलर सिस्टम की तो जरूरत नहीं होती। फॉर्मिडेबली, फॉर्मिडेबली मतलब बहुत बड़ा, जो साइज में बहुत बड़ा हो, फॉर्मिडेबल मतलब तो ये भी नहीं होगा। रिसिलियंट, ये हो सकता है, क्योंकि रिसिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, इसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, तो ये हो सकता है। एंड फॉरेन, फॉरेन तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा रिसिलियंट। ओके, रिसिलियंट। आई होप सारी चीजें क्लियर है, किस तरीके से हमने पैसेज का टेंस गेस किया, देन हमने कैसे विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। देखिए क्या हो सकता है, आपको पैसेज की एटलीस्ट 5 to 6 लाइंस पढ़नी है स्टार्टिंग की, उससे आपको पैसेज की थीम पता चल जाएगी किस तरीके का पैसेज है। क्या बोल रहा है पैसेज, इन इकोनॉमिक्स द टर्म रिसेशन जनरली डिस्क्राइब्स द रिडक्शन ऑफ अ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर एटलीस्ट 2 quarters। A recession is dashed by rising unemployment, creating government borrowing, share of economical टाइप का पैसेज है, मुझे समझ में आ गया है। एंड इस पैसेज की थीम, इस पैसेज का सब्जेक्ट अगर बोल सकते हैं तो ये है रिसेशन। रिसेशन मतलब क्या होता है, मंदी, है ना, मार्केट में सारी चीजें महंगी हो जाती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, उधारी डेब्ट्स, गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाती है, तो इस तरीके का इफेक्ट होता है रिसेशन का, मतलब ये भी थोड़ा नेगेटिव टाइप का ही पैसेज है। और ये जो है ये
पास्ट में नहीं है ये पैसेज, जनरली ये जनरल बात की जा रही है कि ऐसा होता है वैसा होता है, प्रेजेंट पास्ट ये मिक्स्ड होगा, इस तरीके का पैसेज है ये। तो यहाँ पर देखिए अब पैसेज अगर फर्स्ट बात करें फर्स्ट ब्लैंक की, तो हमें यहां से यहां तक पढ़ना होगा, और से लेके फुल स्टॉप यहाँ तक। ओके, फर्स्ट लाइन हमने देख ली थी कि रिसेशन जनरली डिस्क्राइब द रिडक्शन ऑफ अ कंट्रीज जीडीपी फॉर एटलीस्ट 2 quarters. A recession is dash by rising unemployment, increasing government borrowing, dash of share and stock prices and falling investment. मतलब जब रिसेशन आता है तो ये सारी चीजें होने लगती है, शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस कम ज्यादा गिरावट, एंड फॉलिंग इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट बोरोइंग डेब्ट बढ़ने लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे रिसेशन इज इमेजिन्ड, इमेजिन किया जाता है क्या, नहीं, डेपिक्ट। अब यहाँ पर देखिए इज आया है, और जब भी गाइज ये इज, एम, आर, वॉज, वर आएगा तो हमेशा इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन्हें हम कहते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी वर्ब्स कहते हैं हमें, बी। तो जब भी ये वर्ब्स आएगी या जब भी ये बी आएगा ना, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए ये जो है डेपिक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म में, ये ऐसे ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो ऐसे ही हम इसे कैंसिल कर देंगे। शोन और रिसेशन इज शोन, कोई दिखाता है क्या, रिसेशन तो आ जाता है ना, दिख जाता है अपने आप, तो शोन भी नहीं। विजुअलाइज, विजुअलाइज मतलब सोचना, इमेजिन किया जाता है, नहीं ये भी नहीं होगा। मतलब क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड, क्योंकि ये जितनी भी चीजें दी है ये कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के, कि ये सारी चीजें होने लग गई, मतलब समझ जाओ रिसेशन आ गया है। देन अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप इस ब्लैंक को छोड़ सकते हो। अगर फर्स्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी ब्लैंक नहीं आ रहा है तो आप आगे मूव कर सकते हो, है ना। हो सकता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहले सेकंड आपको समझ में आ जाए फिर फर्स्ट आ जाए, या कभी कभार 8 नंबर का ऑप्शन आप पहले सॉल्व कर लो फिर आपको 7 समझ में आए कि क्या होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो आप ऐसे ही इसको ब्लैंक को छोड़ देना है, बाद में सॉल्व करेंगे। तो अगर आगे बढ़े, ऑल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड से मुझे समझ में आ गया होता कि यहाँ पर कैरेक्टराइज्ड ही वर्ड आएगा, है ना। ऑल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैव इफेक्ट्स ऑन पीपल। ओके, अच्छा ये सॉरी ये ब्लैंक रह गया है। हाँ, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरिंग, डैश ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइजेस। तो शेयर एंड स्टॉक प्राइजेस का क्या होगा, इंक्रीज, बढ़ेंगे क्या, नहीं। वेरिएंस, वेरिएंस मतलब क्या होता है, वैरी करना, डिफरेंट, तो वेरिएंस ऑफ नहीं होगा यहाँ पर। मोर ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइजेस, नहीं, ये भी फिट नहीं हो रहा। डिक्रीज ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइजेस, शायद ये हो सकता है एबंडेंस, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ शेयर एंड, एक मिनट, राइजिंग करेक्टर गवर्नमेंट बोरोइंग, डिक्रीज ऑफ शेयर, हाँ, डिक्रीज ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइजेस एंड फॉलिंग इन्वेस्टमेंट। फिर ऑल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हाउ, यहाँ से हम कहाँ तक पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट जो ब्लैंक दिख रहा है हमें यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ इतना, ठीक है, थर्ड, तो यहाँ तक हम देख लेते हैं। All of these characteristics have effect on people. Some recessions have been anticipated by stock market declines. The real estate market also dash usually before recession. Recession आने के पहले real estate market, real estate तो आपको पता ही होगा जो प्रॉपर्टी से डील करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड, है ना। तो ये जो रियल एस्टेट मार्केट होता है ये भी रिसेशन के पहले क्या हो जाएगा, जनरली डाउन हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लो हो जाएगा, इस तरीके का ही कुछ होगा। तो यहाँ पर वीकेंड्स हो सकता है ना। रियल एस्टेट मार्केट, ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर, वीकेंड्स बिल्कुल सही है। इनिशिएट शुरू होता है, रिसेशन के पहले शुरू तो नहीं होगा। अवेकन्स मतलब जागना, तो ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। स्ट्रेंथन मतलब और ज्यादा स्ट्रांग होगा, नहीं, रिसेशन में तो सारी चीजों में गिरावट होती है, नेगेटिव सारी चीजें होती है। एंड वोलेटाइल मतलब होता है, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है और यहाँ पर वैसे भी ग्रामेटिकली फिट नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वीकेंड्स। एक्चुअली वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जो चेंज हो जाता है, बोलते हैं ना वोलेटाइल मेमोरी, जो कभी भी चेंज हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, इस तरीके से। देन नेक्स्ट अगर बात करें, यहां से हमें पढ़ना होगा फोर्थ के लिए अप टू बेटर, है ना। ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डिक्लाइन, जब इकोनॉमिक डिक्लाइन आता है, इकोनॉमिक डिक्लाइन होती है,
high dash stocks such as financial services, pharmaceuticals and tobacco dash to hold up better. ओके तो जब भी इकोनॉमिक डिक्लाइन आता है, हाई स्टॉक्स, हाई डैश स्टॉक्स. अब कैसे स्टॉक्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. फोर्थ के लिए देख रहे हैं हम लोग. तो हाई मेंटेन स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक जो हाईली मेंटेन करके रखते हैं, शायद हो सकता है. हाई येल्ड स्टॉक, हाई येल्ड स्टॉक, हाई येल्ड स्टॉक नहीं होगा. अगर येल्डिंग होता तो हो भी सकता था शायद. ऐसे स्टॉक जिनसे येल्ड मतलब क्या होता है, टू गिव, कुछ देना, कि जिनसे हमें ज्यादा कोई प्रॉफिट मिलता हो, इस तरीके से होता. लेकिन ये भी फिट नहीं हो रहा है. हाई हैवी स्टॉक्स, ये बिल्कुल नहीं होगा. हाई रिजल्ट स्टॉक, ये भी नहीं होगा. हाई पेमेंट स्टॉक, ये भी नहीं होगा. तो क्या होगा, हाई मेंटेन स्टॉक्स. ओके देन नेक्स्ट अगर बात करें, सच एज फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स एंड टोबैको डैश टू होल्ड अप बेटर. अब यहाँ पर देखिए अगेन प्रीपोजिशन टू आ गया है, और अब मुझे ऑप्शन में से ऐसा वर्ड देखना है जो इस प्रीपोजिशन को फॉलो करे, है ना. सॉरी, प्रीपोजिशन ये प्रीपोजिशन जिस वर्ड को फॉलो करेगी करेक्टली. तो यहाँ पर देखेंगे अगर 5 टोबैको आर टू होल्ड बेटर, बिल्कुल गलत. वांट टू नहीं, वांट मतलब चाहना. टेंड टू, टेंड मतलब यस, बिल्कुल हो सकता है. येर्न टू, येर्न मतलब क्या होता है, किसी चीज की लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब किसी चीज का बहुत दिन से डिजायर है, आपको कोई चीज चाहिए होती है, किसी से मिलना होता है. जैसे बोलते हैं ना, आई एम यर्निंग फॉर माई पेरेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत दिनों से दूर हूँ, मुझे याद आ रही है, मिलना है, तो इसे कहते हैं येर्न. किसी चीज को बहुत ज्यादा मिस करना, इमोशनल फील करना. एंड मेड, तो मेड के बाद टू तो नहीं आएगा. ये टेंड के बाद टू आता है. टेंड मतलब उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अच्छे से अपनी पकड़ अच्छे से अपनी पकड़ बना लेते हैं. ओके देन नेक्स्ट अगर बात करें हाउएवर से लेके, तो हम बात करेंगे यहाँ पर. अच्छा 6 जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये लाइन अगर हम छोड़ भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर हमें ये लाइन पढ़ के नहीं समझ में आएगा तो हम उसके ऊपर वाली लाइन, इस लाइन को पढ़ेंगे. तो क्या बोल रहा है, देयर इज सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ हेल्थ केयर यूटिलिटीज टेंड टू डैश, यहाँ पर फुल स्टॉप है. ओके तो टेंड टू, अब यहाँ पर देखते हैं, टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट, नहीं डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं है. हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज की बात की जा रही है. रिकवर, बिल्कुल, कि कैसे ये सारी चीजें रिकवर होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिकवर. ना डिसएग्रीमेंट होता है कि ये कैसे रिकवर होगा, ये सारी चीजें कैसे होगी, इस तरीके से. देन नेक्स्ट अगर बात करें तो हम पढ़ेंगे 7th के लिए यहाँ से. ओके अब धीज हाई ऑयल प्राइसेस, अब धीज मुझे नहीं पता है किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये 7th के लिए मुझे यहां से लेके तो कहां तक पढ़ना है, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, वेयर इज फुल स्टॉप, है ना. मतलब एंड तक मुझे पूरा कंप्लीट इसे पढ़ना होगा. लेकिन यहाँ पर देखिए, अब मैंने बोला कि सिर्फ 7 के लिए यहाँ से पढ़ेंगे. ये लाइन जो है, ये लाइन हम लोगों ने मिस कर दी है. लेकिन यहाँ मुझे धीज नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो मुझे इसलिए इस ऊपर वाली लाइन को पढ़ना जरूरी है. तो क्या कहा जा रहा है, इन 2008 एन इकोनॉमिक रिसेशन वाज सजेस्टेड बाय सेवरल इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कि जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, इकोनॉमी लो होगी, उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि इकोनॉमी अब डाउन होने वाली है. तो धीस डैश, अब वो क्या क्या होते हैं, हाई ऑयल प्राइसेस विच लेड टू डैश हाई फूड प्राइसेस ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन फूड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन ऑन पेट्रोलियम एज वेल एज यूजिंग क्रॉप प्रोडक्ट्स. तो यहाँ तक समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा 7th में. तो 7th में देखते हैं, दिस मेंट हाई ऑयल प्राइसेस, मेंट नहीं होगा, चलो मान लेते हैं मेंट. दिस शो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. मतलब ये कहा जा रहा है कि सेवरल इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, और वो इंडिकेटर्स ये होते हैं. तो दिस नंबर्ड हाई ऑयल प्राइसेस विच लेड टू, नंबर्ड भी नहीं होगा. दिस इंक्लूडेड, ये बिल्कुल शायद हो सकता है. और दिस सजेस्टेड, बात की जा रही है इन 2008 सजेस्टेड बाय दिस, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर भी पास्ट ही आएगा वर्ड जो आएगा. तो दिस एनकम्पास नहीं, दिस इंक्लूडेड, क्या क्या थे वो इंक्लूडेड आ जाएगा यहाँ पर.
हाई ऑयल प्राइसेस विच लेड टू, सारे पास्ट में, इसलिए हमने ये पास्ट वाले इसको यूज किया। एनकम्पास मतलब भी इंक्लूड करना होता है, लेकिन ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए हमने इसे यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। तो इन दोनों ऑप्शन में से हम लेंगे पास्ट। दिस इंक्लूडेड हाई ऑयल प्राइसेस विच लेड टू डैश हाई फूड प्राइसेस ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ फूड ऑन पेट्रोलियम, क्योंकि हम पेट्रोलियम पे डिपेंड करता है हमारा फूड प्रोडक्शन। तो विच लेड टू, 8 के लिए चेक करेंगे, विच लेड टू फियरफुल हाई फूड प्राइसेस, नहीं बिल्कुल गलत है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो फूड है ये फूड नाउन है गाइस। हाई जो हो जाएगा नाउन के पहले, नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है, हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एडजेक्टिव होता है। एंड एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर जो होगा ना, एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ जो आएगा ये एडवर्ब आएगा। तो फियरफुल अगेन क्या है, एडजेक्टिव, हट जाएगा। डेंजरस ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी। एबनॉर्मली ये बिल्कुल हो सकता है। हेल्दी ये भी एडजेक्टिव है। न्यूट्रिशियस एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा एबनॉर्मली, विच लेड टू fearful high food prices which led to abnormally high food prices, fearful which led to abnormally high food prices। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा abnormally, abnormally, okay, abnormally। एक मिनट गाइस, यहाँ पर टू भी आ रहा है। which led to fearful high food prices, dangerous, abnormally healthy, nutritious, नहीं, abnormally ही यहाँ पर फिट होगा। ओके ये लेड टू आएगा, लेड टू abnormally high food prices due to dependence of food production on petroleum as well as using food crop products such as ethanol, biodiesel as and dash to petroleum, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, पेट्रोलियम पे फूड प्रोडक्शन जो होता है ये पेट्रोलियम पे डिपेंड होता है, एज वेल एज यूजिंग फूड क्रॉप प्रोडक्ट्स, फूड क्रॉप जो प्रोडक्ट्स होते हैं सच एज इथेनॉल एंड बायोडीजल, इथेनॉल और बायोडीजल का हम यूज करते हैं एज एन डैश टू पेट्रोलियम, मतलब कि पेट्रोलियम की जगह पर हम किसका, इथेनॉल और बायोडीजल। तो क्या हो जाएगा इथेनॉल एंड बायोडीजल एज एन ऑल्टरनेटिव, बिल्कुल हो सकता है, वेरिएंट नहीं हो सकता है, सब्सटीट्यूट भी हो सकता है, एलिमेंट भी नहीं हो सकता है, ये इंट्रिकल भी, मतलब कि पेट्रोलियम की जगह पर हम लोग ये दोनों का यूज करते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव या वेरिएंट। अब यहाँ पर देखो 9th की बात कर रहे हैं, तो 9th में देखिए यहाँ पर है एन, ओके, और एन के बाद हमेशा क्या आएगा, वोवेल साउंडिंग वर्ड। तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट तो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, एस से साउंड हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ऑल्टरनेटिव, ओके। एंड ग्लोबल इन्फ्लेशन, अ सब्सटेंशियल क्रेडिट क्राइसिस, इन्वेस्टमेंट ब्लैंक्स, ब्लैंक्स नहीं ये बैंक्स है, as well dash as commercial banks in various and signs of contemporaneous economic downturns। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, as well as wealthy नहीं होगा, costly, grammatically बिल्कुल फिट नहीं हो रहे, stand नहीं, created भी नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर established, crisis, credit crisis investment banks as well as established as commercial banks in various and signs of। तो establishment की बात की जा रही है banks की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर established। आई होप सारी चीजें क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और टाइप्स के क्लोज टेस्ट।